चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रेडिएशन के बारे में हमने देख लिया कि रेडिएशन में एक तो मीडियम की जरूरत नहीं होती, वैक्यूम में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। एंड अगर मतलब मीडियम प्रेजेंट है तब भी रेडिएशन होगा और नहीं है तब भी होगा, ठीक है। और तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है? कलर ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है कि कितनी हीट जो है अब्जॉर्ब की जाएगी रेडिएशन के थ्रू। तो वी फाइंड दैट ब्लैक बॉडीज अब्सॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइटर कलर्स, ठीक है। तो जो ब्लैक बॉडीज होती हैं, यानी कि आप ये मान सकते हो कि जो डार्क कलर की बॉडीज होती हैं वो ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब करती हैं और एमिट करती हैं रेडिएंट एनर्जी को बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइटर कलर। तो ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था केमिस्ट्री में, उसमें भी हमने ये चीज देखी थी, ठीक है। कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है, मतलब ब्लैक बॉडी जो होती है वो 100% रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकती है और 100% एमिट कर सकती है, ठीक है। तो दिस फैक्ट फाइंड्स मेनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। तो व्हेन वी वियर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर सो दैट दे एब्जॉर्ब द लीस्ट हीट, ठीक है, फ्रॉम द सन। तो ये मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि गर्मियों में जो है हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, सो दैट कि वो हीट जो अब्जॉर्ब करे वो कम से कम करे। हाउएवर ड्यूरिंग द विंटर वी यूज डार्क कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। विंटर के टाइम पे डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, विच अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड कीप आवर बॉडी वार्म। The bottoms of utensils for cooking food are blackened so that they absorb maximum heat from the fire and transfer it to the vegetables to be cooked. और दूसरी चीज ये भी है कि जो हमारे बर्तन होते हैं खाना पकाने के लिए, उनकी जो नीचे का बेस होता है बॉटम, उसको ब्लैक पेंट कर दिया जाता है सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करें और हमारा खाना जो है वो अच्छे से पक जाए। तो सिमिलरली अ दीवार फ्लास्क और थर्मोस बॉटल टू कीप अ टू thermos bottle is a device to minimize heat transfer between the contents of the bottle and the outside। तो ये दीवार फ्लास्क या फिर जो थर्मस बॉटल है, यानी कि जो आपका वो थर्मस बॉटल होता है ना, जो इंसुलेटेड वाला बॉटल आता है जिसके अंदर 24 घंटे तक पानी गर्म रहता है, फिर ठंडा भी आप रख सकते हो, वो चीज। तो वो वाली जो बॉटल होती है, वो बॉटल इस तरीके से बनाई जाती है, उसको इंसुलेट इस तरीके से किया जाता है सो दैट कि उसका जो हीट ट्रांसफर है वो सराउंडिंग के साथ ना हो। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल विद द इनर एंड आउटर वॉल्स कोटेड विद सिल्वर। तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है और बाहर वाला, ये सिल्वर से आपका क्या होती है, उस पर कोटिंग होती है। तो रेडिएशन फ्रॉम द इनर वॉल इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल। तो क्या होता है, सिल्वर पेंट कर दिया जाता है। सिल्वर पेंट से होता है क्या कि जो रेडिएशन होती है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है वापस उसी मतलब कंटेंट में। कंटेंट का मतलब अगर आप पानी डाल रहे हो तो पानी में रेडिएशन वापस हो जाती है टकरा के। द आउटर वॉल सिमिलरली रिफ्लेक्ट्स बैक एनी इनकमिंग रेडिएशन। तो बाहर वाली जो आपकी वॉल है वो क्या करती है, अगर कोई बाहर से अंदर की तरफ रेडिएशन आ रही है तो उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। द स्पेस बिटवीन द वॉल इज इवैक्यूएटेड टू रिड्यूस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉसेस। अब इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता, यानी कि उसको वैक्यूम बना दिया जाता है। उसके अंदर जितने भी एयर वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं सारे निकाल के उसको इवैक्यूएट कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं सो दैट की कंडक्शन और कन्वेक्शन जैसा कोई भी प्रोसेस वहां पर ना हो, ठीक है। तो एंड द फ्लास्क इज सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटर, और नीचे से जो है हम एक इंसुलेटर की लेयर लगा देते हैं लाइक कॉर। तो द डिवाइस इज देयरफॉर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग हॉट कंटेंट्स लाइक मिल्क फ्रॉम गेटिंग कोल्ड और अल्टरनेटिवली टू स्टोर कोल्ड कंटेंट्स लाइक आइस। यानी कि उस बर्तन में, मतलब ये जो थर्मस बॉटल होती है आपकी, उसमें अगर आपको गर्म दूध रखना है, गर्म पानी रखना है, तो वो आप उसको गर्म काफी टाइम तक रख सकते हो। और अगर मान लो आपको ठंडी चीज उसमें ठंडी रखनी है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें हीट रेडिएशन नहीं होती। अब ठंडा वो कैसे रखता है, क्योंकि बाहर की रेडिएशन को भी अंदर वो नहीं आने दे रहा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है। और अगर मान लो आपने बॉटल के अंदर ठंडा पानी रखा है, तो अब हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगी, सराउंडिंग से पानी के अंदर होगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम है। तो वो पानी आपका ठंडा ही रहता है, वो गर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर के इनकमिंग रेडिएशन को भी हमने क्या कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और वो हम कैसे कर रहे हैं, सिल्वर की कोटिंग से। और बीच में हमने क्या डाल दिया, इवैक्यूएट कर दिया, उसको वैक्यूम क्रिएट कर दिया सो दैट की कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉसेस हमारे ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये थर्मस फ्लास्क वाला जो है ये आपका एग्जांपल है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा ही था, ठीक है। तो वी हैव सो फार नॉट मेंशन्ड द वेवलेंथ कंटेंट फॉर थर्मल रेडिएशन। द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर इज दैट इट इज नॉट ऑफ वन और फ्यू वेवलेंथ बट हैज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फ्रॉम द स्मॉल टू द लॉन्ग वेवलेंथ। तो होता क्या है कि जो आपकी थर्मल रेडिएशन है वो मतलब अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है, ठीक है। मतलब कम वेवलेंथ से लेके ज्यादा वेवलेंथ तक सारी वेवलेंथ की जो है वो आपकी रेडिएशन होती है, और वो क्या बनाती है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाती है,
ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा भी था, जो आपका रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में हमने देखा भी था केमिस्ट्री वाले उसमें चैप्टर में। द एनर्जी कंटेंट ऑफ रेडिएशन हाउएवर वेरीज फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी कंटेंट होता है रेडिएशन में वो अलग अलग वेरी करता है। तो फिगर 10.18 gives the experimental curve for radiation energy per unit area per unit wavelength emitted by a black body versus wavelength for different temperature। तो ये जो आपको यहाँ पर नीचे ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आपको क्या क्या चीजें बता रहा है। रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है, एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। तो पहली चीज तो ये है कि ब्लैक बॉडी जो आपकी रेडिएशन एमिट कर रही है, तो पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट एरिया पे जो आपकी रेडिएशन क्या हो रही है, एमिट हो रही है, ठीक है, वो कितनी है। और दूसरी चीज हमने जो ग्राफ में ली है वो ये ली है कि टेम्परेचर कितना कितना है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर के लिए लिखा हुआ है, जैसे ये है आपका, ये आर्क है। आर्क का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी क्या होता है कि बिजली के पोल्स जो होते हैं उनपे स्पार्किंग वगैरह होती है, तो आपने देखा होगा कि बिजली जो चमकती है ना, वहां पे क्या बन रहा होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क बन रहा होता है। तो उस आर्क की बात कर रहे हैं कि वो जो आर्क होता है, वो आर्क में आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, लगभग 3000 केल्विन होता है। और सनलाइट जो होती है, सन के अंदर का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 6000 केल्विन का होता है, ठीक है। लेकिन वो सरफेस पे आते आते उसकी हीट एनर्जी क्या होती है, पूरे एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है, जिस वजह से हमें इतनी ज्यादा टेम्परेचर नहीं सहना पड़ता। क्योंकि 6000 केल्विन टेम्परेचर की अगर सनलाइट आएगी तो सब लोग जल जाएंगे फिर। तो सन के अंदर जो हीट रेडिएशन डेवलप हो रही है उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन रहता है लगभग। आर्क जो है, इलेक्ट्रिकल आर्क, उसका 3000 केल्विन है। और ये आपका विजिबल लाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें क्या क्या दिखाया है, ये आपकी वेवलेंथ दिखाई है, ये 10,000 एंगस्ट्रॉम है, ये आपकी 40,000 एंगस्ट्रॉम है। और यहाँ पर ये लैम्प का फिलामेंट भी लिया है, यानी कि जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उसके बीच में जो आपका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगभग 2000 केल्विन होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर इन्होंने बताया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वेवलेंथ सेट की है। और इधर आप ये जो वाई एक्सिस पर देख रहे हो, तो वाई एक्सिस पे आपको लिखा है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। यानी कि इन सभी, ये जो आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इनकी रेडिएशन एनर्जी कितनी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ पे। यानी कि एक एक लैम्प मतलब 1 मीटर की वेवलेंथ पर, और 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया होता है तो उतने में ये कितनी रेडिएशन एनर्जी देंगे। तो उसके ये अलग अलग ग्राफ आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट का हो गया, और मतलब ये बस आप देख सकते हो कि किसका ग्राफ कैसा होता है। ये वाला जो पूरा ग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आपको देखना बस ये है कि ये ग्राफ बनता कैसे, कि सनलाइट वाला कैसे बना हुआ है, विजिबल लाइट का कैसे बना हुआ है, आर्क का कैसे बना हुआ है, ठीक है, और फिलामेंट का कैसे बना है। तो ये वाला जो है नीचे जो आप देख रहे हो, नीचे वाला या ये आपका फिलामेंट का है, ठीक है। तो नीचे ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है आपकी फिलामेंट वाली लाइन। तो फिलामेंट के केस में जो है आपका कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बस आपने ध्यान रखना है, बाकी इतना कुछ खास आपको इससे समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो बस वेरिएशन दे रखी है कि एनर्जी रेडिएशन की क्या वेरिएशन होती है पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट एरिया पे, और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इस ग्राफ को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको ये ग्राफ दे देंगे, एंड ग्राफ में क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, ये सनलाइट की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यहाँ पर आर की जगह मान लो यहाँ पर बी लिख दिया, और बोलेंगे कि व्हाट आर ए एंड बी। तो ऐसे करके इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये वाले ग्राफ को। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, notice that the wavelength lambda m for which the energy is maximum decreases with increasing temperature। तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ होती है लैम्डा एम, जहां पर आपकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, वो आपकी धीरे धीरे डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी कम होगी। तो यही आप यहाँ पर देख भी सकते हो इस ग्राफ में, जैसे जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे आपकी मतलब क्या है, एनर्जी इज द मैक्सिमम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगी, आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। और उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड टी इज गिवन बाय व्हाट इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये वाला लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये जो आपको बताता है, ये रिलेशन आपको बताता है लेमडा एम और टी के बीच में, ठीक है। तो लैम्डा एम बेसिकली क्या है, लैम्डा एम आपकी वो वेवलेंथ है जिस पर एनर्जी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना है इसको अलग से, कि लैम्डा एम का मतलब क्या है, कि वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन
फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है, जिस पर आपकी जो रेडिएशन की एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, तो वो वाली वेवलेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा एम बोल रहे हैं। तो उस लैम्डा एम और टी क्या है, आपका टेम्परेचर है, तो उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, यानी कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो आपकी वेवलेंथ है वो वाली जिस पर आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और उसको आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं या वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। और ये कांस्टेंट की आप वैल्यू मतलब यूनिट आप निकाल सकते हो, क्योंकि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू मान लो के है कांस्टेंट, ठीक है, वीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा एम की आपको यूनिट पता है क्या है, लैम्डा की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और टी की टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपका के कांस्टेंट आया है, इस के कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर केल्विन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाती है क्या हो जाती है, मीटर केल्विन हो जाती है, और इसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है, जो कि 2.9 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई द कलर ऑफ द पीस ऑफ आयरन हीटेड इन अ हॉट फ्लेम फर्स्ट बिकम्स डल रेड, देन रेडिश येलो एंड फाइनली व्हाइट हॉट। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको क्या समझाने की कोशिश करता है कि अगर मान लो आपने एक आयरन का टुकड़ा लिया है एंड उसको आप गर्म कर रहे हो किसी हॉट फ्लेम में, तो पहले वो डल रेड होता है, उसके बाद रेडिश येलो होता है, और उसके बाद फाइनली व्हाइट हॉट होता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमें विबग्योर वाला जो पैटर्न है वो याद है, ठीक है, विबग्योर। तो वेवग्योर में क्या होता है, यहाँ पर रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पर ये जो वायलेट कलर है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, पहले आपने यहाँ पर आपने देखा कि जब आपने गर्म करना स्टार्ट किया तो गर्म करते करते सबसे पहले जो कलर आएगा वो डल रेड आएगा, यानी कि रेड कलर जो है वो आपको यहाँ पर क्या मिला, सबसे पहले मिला, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको ये मिला, उसके बाद रेडिश येलो मिला, तो हम ये कह देते हैं येलो यहाँ पर है, तो सेकंड नंबर पे कलर आपको ये मिला, और उसके बाद व्हाइट हॉट, ठीक है। तो व्हाइट हॉट मतलब कि वो फिर आपका लास्ट वाला हो गया, मतलब जब आपका बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आपका टेम्परेचर मान लो T1 है, यहाँ पर मान लो टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पर रेड ये जो आपका व्हाइट हॉट है, व्हाइट हॉट पे मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टेम्परेचर कितना हो गया, T3 हो गया। तो T1 की जो वैल्यू है वो आपकी T2 से क्या है, कम है, और T2 की जो वैल्यू है वो T3 से कम है, क्योंकि टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो T1 की वैल्यू सबसे कम है जिसपे आपको रेड कलर मिल रहा है आयरन का, और उसके बाद T2 उससे ज्यादा है जिसपे आपको येलो कलर मिल रहा है, और T3 उससे ज्यादा है जिस पर आपको प्योर व्हाइट कलर मिल रहा है, ठीक है, आयरन का। तो अब यहाँ पर है क्या कि T1 सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा आपका क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी कि λ1 इस केस में क्या है, सबसे ज्यादा है, λ2 फिर उससे कम होगा, और λ3 फिर सबसे कम होगा। क्योंकि आप ये देख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर येलो की क्या होगी, उससे कम होगी, और व्हाइट की फिर क्या होगी, उससे कम होगी। तो λ1 की वैल्यू λ2 से ज्यादा, फिर λ2 की वैल्यू λ3 से ज्यादा। तो यहाँ पर आप रिलेशन क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा कम हो रहा है, यानी कि T जो है वो आपका डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। और इनको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो T इक्वल टू के 1/λ, और यहां से आपको रिलेशन क्या मिल जाएगा, T इंटू लैम्डा इज इक्वल टू के, ठीक है। और यही क्या होता है, यही आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, जिसे आप जिसमें के की वैल्यू क्या है, 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन है, ठीक है। और ये टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर, और लैम्डा एम क्या हो गया, वो वाली वेवलेंथ जिसपे आपकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल सभी को समझ आ गया आयरन वाला। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वीन्स लॉ इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक द मून, द सन एंड द अदर स्टार। तो वीन्स लॉ है जो बेसिकली हमें किस किस में हेल्प करता है, जो आपका मून है उसका टेम्परेचर मेजर करने में, सन का टेम्परेचर मेजर करने में, और जो बाकी स्टार्स है जहां से एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उनका टेम्परेचर मेजर करने में हमको हेल्प करता है। अब वो कैसे कर सकता है, क्योंकि हमें ये पता है कि वीन्स लॉ क्या है, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू के बराबर है, इस के की वैल्यू हमें पता है। और लेमडा का मतलब क्या है कि जो प्लैनेट से, या मान लो जैसे मून है या फिर सन है या कोई और स्टार है, तो उस स्टार से जो एनर्जी निकल रही है, मतलब उस एनर्जी की जो रेडिएशन है
उस रेडिएशन की वेवलेंथ अगर हमें पता चल जाए वो वेवलेंथ कितनी है, तो हम इस टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर जो है किसी भी स्टार का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाइट फ्रॉम द मून इज फाउंड टू हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर द वेवलेंथ ऑफ 40 माइक्रोमीटर। तो बेसिकली हम जो यहाँ पर लैम्डा एम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, जहां पर आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो वाली वेवलेंथ। तो उसी वेवलेंथ की अगर हम मून के केस में यहाँ पर बात करते हैं तो वो 14 माइक्रोमीटर आता है, यानी कि माइक्रो का मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मून के केस में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी 14 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ पर होती है। तो अगर इसमें वीन्स लॉ लगा देते हैं और अगर हमें टेम्परेचर निकालना है सरफेस ऑफ मून का, तो वो कितना आ जाएगा, 200 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आया ये 200 केल्विन, क्योंकि हमें पता है वीन्स लॉ क्या है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू के है, और लैम्डा एम की वैल्यू हमें देख ली कितनी है, 14 माइक्रोमीटर है, तो 14 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, इंटू कैपिटल टी रखेंगे, और के की वैल्यू हमें पता ही है वीन्स कांस्टेंट की कितनी होती है, वो हम इसमें रख देंगे, और फाइनली हमें टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोलर रेडिएशन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो सोलर रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है जिस पर आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो, वो कितनी होती है, 4753 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10। तो दिस करस्पॉन्ड्स टू, इसके बाद जब हम टेम्परेचर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो कितना आता है, 6060 केल्विन आता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि भाई सन पे हम थर्मामीटर ले जाएं और उसका टेम्परेचर मेजर करें वहां जाके, तो हमारे पास ये तरीका है किसी भी सोलर बॉडी या फिर जो मतलब आपकी स्टार है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नाम की एक चीज है जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि रेडिएशन तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन तो ट्रेवल करते करते हम कहीं भी पहुंचा देंगे। ठीक है, उस रेडिएशन को हमने अगर मेजर कर लिया और फिर बस हम वीन्स लॉ लगा देंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा। तो रिमेंबर दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन, नॉट इट इंटीरियर। तो ये जो आपकी टेम्परेचर की बात हो रही है ये सन के सरफेस का होता है 6000 केल्विन, ना कि इसके इंटीरियर का, क्योंकि इंटीरियर में क्या है और ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व इज दैट दे आर यूनिवर्सल। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व अभी जो हमने ऊपर ग्राफ देखा था ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि सारी जगह पर एप्लीकेबल है। तो दे डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड नॉट ऑन द साइज। तो ये जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व है ये किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे करता है और ना कि साइज पर करता है। ठीक है, यानी कि स्टार के साइज पर ही डिपेंड नहीं करेगा, ना ही उसके शेप पर, ना ही उसके मटेरियल पे। ठीक है, उसके बाद है अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरेटिकली एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century फॉर द क्वांटम रिवॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स एज यू विल लर्न इन लेटर कोर्सेज। तो ये अपने पास है एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करके क्लास 12 में, उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस विदाउट अ मीडियम। तो हमें ये पता है कि भाई एनर्जी जो है वो विदाउट मीडियम तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे भी हो सकती है, क्योंकि सन और अर्थ का डिस्टेंस रखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है। The total electromagnetic energy radiated by a body at absolute temperature T is proportional to its size, its ability to radiate, called emissivity, and most importantly to its temperature. तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कोई वेव क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, या रेडिएट करेगा अपनी बॉडी से, तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर, यानी कि केल्विन में हम बात कर रहे हैं, तो वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, एक तो उसके साइज के प्रोपोर्शनल होगा, दूसरी चीज ये है कि उसकी एमिसिविटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को कितना एमिट कर सकता है, और तीसरी चीज टेम्परेचर पे, तो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, तो फॉर अ बॉडी विच इज अ परफेक्ट रेडिएटर द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम एच इज गिवन एज एच इज इक्वल टू ए सिग्मा टी की पावर -1। ठीक है, या ए सिग्मा अपॉन टी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर अ परफेक्ट रेडिएटर। परफेक्ट रेडिएटर का मतलब ये है कि जितनी थर्मल रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट को दी गई है वो सारी की सारी क्या करते, रेडिएट करते, यानी कि एमिट कर दे। तो उसके केस में अगर हम एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम निकालना चाहते हैं, ये एच जो है वो क्या है, पर यूनिट टाइम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है ये आप कैसे निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, एच इज इक्वल टू ए सिग्मा इंटू टी की पावर -1 ही, आई थिंक ये क्या लिखा है, टी की पावर 4 है, सॉरी, ए सिग्मा टी की पावर 4 है, तो ये क्या है आपका ए इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, इस तरीके से। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एच, एच क्या आपका, ये आपका है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ई बाई टी इसको आप लिख सकते हो, मतलब अपने समझने के लिए कि एनर्जी एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम है। और यहाँ पे आपका ए क्या है, ए आपका एरिया हो गया, ठीक है, बॉडी का, क्योंकि साइज पर डिपेंड करता है, और
टी जो है वो क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, और सिग्मा जो होता है वो यहाँ पर आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है जो कि स्टीफन और उसके बाद मतलब स्टीफन ने जो एक्सपेरिमेंटली एक चीज ढूंढी थी और थियोरिटिकली इसको प्रूव किया था बोल्ट्जमैन ने, तो इस वजह से इस वाले लॉ को हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। और ये जो सिग्मा कांस्टेंट है इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू एसआई यूनिट में होती है वो होती है आपकी 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये बोल्ट्जमैन स्टीफन कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है कांस्टेंट का आपसे पूछा जाता है, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है, वीन्स कांस्टेंट का क्या होता है। तो जब तक आपको उसकी वैल्यू मतलब जब तक आपको उसकी यूनिट नहीं पता होगी तब तक आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारी जितनी भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, एंड उसके बाद है most bodies emit most bodies emit only a fraction of the rate given by equation 10.16. A substance like lamp comes close to the limit. One therefore defines the dimensionless fraction E called emissivity and writes H is equal to this. मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने लॉ पढ़ा ना H इज इक्वल टू ए सिग्मा इंटू टी की पावर 4, ये किसके लिए, परफेक्ट बॉडी के लिए था। ठीक है, और परफेक्ट बॉडी की जो एमिसिविटी होती है वो 1 के बराबर होती है, और एमिसिविटी क्या होती है, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कितना परसेंट एमिट करेगा। तो 1 का मतलब क्या होता है, 100%। तो यहाँ पर अगर आप E की वैल्यू 1 रखते हो तो आपको फॉर्मूला जो है वो क्या मिल जाता है, H इज इक्वल टू ए सिग्मा टी की पावर 4 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बॉडी ले रहे हो जिसमें सारी की सारी एनर्जी जो है वो एमिट नहीं हो रही, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हम उस केस में इस फॉर्मूला को जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को कुछ इस तरीके से चेंज कर देते हैं और ये बन जाता है H इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा ए इंटू ई इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। यहाँ पर E क्या आपका एमिसिविटी है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि अगर आप कोई परफेक्ट रेडिएटर ले रहे हो तो उस केस में E की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो E की वैल्यू जब आप यहाँ 1 रख दोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू ए सिग्मा टी की पावर 4 बन जाएगा, और वो होता है आपका परफेक्ट रेडिएटर के लिए जो हमने ऊपर पढ़ लिया। तो फॉर अ टंगस्टन लैम्प, अगर हम यहाँ पर टंगस्टन लैम्प की बात करें, यानी कि अगर आप सिर्फ बल्ब की बात करते हो, सपोज जो आपके घरों में वो पीला वाला बल्ब लगा होता है तो उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, तो उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसके लिए ई जो होता है वो 0.4 के बराबर होता है। ठीक है, और मान लो अगर इसका टेम्परेचर हमें दिया है 3000 केल्विन, मतलब 3000 केल्विन दिया है टंगस्टन लैम्प का टेम्परेचर, उसका जो फिलामेंट है उसका, और इसका जो सरफेस एरिया मान लो है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसमें हम सारी कैलकुलेशन करते हैं मतलब H इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी की पावर 4 ये फॉर्मूला लगाएं, और एरिया हमें मान लो कितना दिया है, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में चेंज करते हो तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ई जो है वो आपको 0.4 दिया है एमिसिविटी, और सिग्मा जो है वो आपका क्या है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, ये क्या हो गया आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लो है 3000, तो 3000 की पावर आप क्या कर देते हो 4। ठीक है, और ये जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो H की वैल्यू जो आपको यहाँ पर मिल रही है वो आपको मिलती है H इज इक्वल टू आपको मिला 60 वॉट। ठीक है, तो हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, क्योंकि एनर्जी हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी ये क्या है आपकी जूल, और पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड करके ये यूनिट आपकी क्या बन गई, वॉट बन गई। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको हीट क्या मिल गया, 60 वॉट के बराबर मिल गया। तो यानी कि यहाँ पर जो हीट मतलब हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सेकंड जो आपकी रिलीज हो रही होती है एक फिलामेंट बल्ब से, जो कि आपका टंगस्टन का बना है और 3000 उसका टेम्परेचर है, एरिया उसका 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी एमिसिविटी 0.4 है, तो उस केस में यहाँ पर 60 वॉट का जो है पावर वो जनरेट करेगा। ठीक है, the body at temperature T with surrounding and temperature Ts emits as well as receives energy for a perfect radiator. The net rate of loss of heat, the net rate of loss of radiant energy is H is equal to sigma A T की पावर 4 minus Ts की पावर 4। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि मान लो अगर आप कोई बॉडी ले रहे हो टेम्परेचर T पर, ठीक है, और उसके साथ टेम्परेचर की जो मतलब उसके साथ जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो अब हमने कंसिडर कर लिया जो कि Ts के बराबर है,
तो परफेक्ट रेडिएटर के केस में यहाँ पर जो आपका H हो जाएगा वो सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 मतलब टी एस की पावर 4 हो जाएगा। तो अभी तक ऊपर जो हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टी की पावर 4 ले रहे थे, ठीक है, और ऊपर वाले में भी हमने क्या लिया था, टी की पावर 4 लिया था। अब लेकिन उस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, सराउंडिंग के टेम्परेचर को कंसीडर नहीं कर रहे थे। हम ये मान रहे थे कि भाई सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मतलब उसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला ये बन जा रहा था। लेकिन जब हम सराउंडिंग के टेम्परेचर को भी कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। और ये किसके लिए, ये परफेक्ट रेडिएटर के लिए। और मान लो अगर हम कोई और रेडिएटर लेंगे तो उसमें ई की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, क्योंकि परफेक्ट रेडिएटर के केस में ई की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इस तरीके से अलग अलग आ सकता है। और यहाँ पर ये लिखा है कि मान लो एमिसिविटी ई है तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये वाला बन जाएगा। और परफेक्ट रेडिएटर के केस में ई 1 हो जाता है तो एच इज इक्वल टू आपका सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, तो लेट अस एस्टिमेट द हीट रेडिएटेड बाय आवर बॉडीज। हम अपनी खुद की ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो सपोज द सरफेस एरिया ऑफ अ पर्सन बॉडी इज अबाउट 1.9 मीटर स्क्वायर। अगर एक ह्यूमन बॉडी का एरिया लगभग इतना है और रूम टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जैसे कि हमें पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो स्किन टेम्परेचर में भी 28 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो ये जो टेम्परेचर है 37, ये हमारे अंदर का टेम्परेचर होता है। तो बाहर जो सबसे बाहर जो हमारी स्किन है वहां तक आते आते टेम्परेचर तो थोड़ा लो हो जाएगा, तो हमने कह दिया कि बाहर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। द एमिसिविटी ऑफ द स्किन इज अबाउट 0.97। तो स्किन की जो एमिसिविटी है वो कितनी होती है, 0.97 होती है, ठीक है, फॉर द रेलेवेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द रेट ऑफ हीट लॉस, अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ हीट लॉस एच निकालते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू हो गई 5.67 इंटू 10 की पावर -8, और ये जो है आपका 1.9 ये आपका एरिया हो गया सिग्मा इंटू ए, और ये क्या हो गया, ई हो गया आपका 0.97 एमिसिविटी, और ये हो गया आपका टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो टी की पावर 4 यानी कि टेम्परेचर जो आपका खुद का है वो है आपका 28 डिग्री सेल्सियस, और आप इसको केल्विन में ऐड मतलब कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करके, तो वो कर लिया। और उसी तरीके से यहाँ पर जो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको भी आपने क्या करा, 273 ऐड करके केल्विन में चेंज कर लिया, तो आपको यहाँ पर एच की जो वैल्यू वो कितनी मिल जाती है, 66.4 वॉट मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी अगर ये कंडीशन रहती है लगभग, तो हमारी बॉडी 66 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज कर रही होती है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो विच इज मोर देन हाफ द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय द बॉडी एट रेस्ट। अगर हम बात करें कि भाई अगर हमारी जो बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है या उसका जो प्रोडक्शन करती है ये इसका हाफ है, क्योंकि हमारी जो बॉडी रेस्ट के टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है वो 120 वॉट कर रही होती है। रेस्ट के टाइम पे इसलिए लिखा है बिकॉज जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है बॉडी का वो और ज्यादा हो जाता है। तो रेस्ट पे क्या होगा, रेस्ट पर जो ये कैलकुलेशन हमें मिलती है वो 120 वॉट मिलती है। तो 120 वॉट हमारे अंदर एनर्जी जनरेट हो रही होती है, जिसमें से लगभग आधी जो है 66.4 के आसपास हमारी क्या हो जाती है, बाहर रेडिएट हो जाती है। तो टू प्रिवेंट दिस हीट लॉस इफेक्टिवली बेटर देन ऑर्डिनरी क्लोथिंग, मॉडर्न आर्कटिक क्लोथिंग हैज एन एडिशनल थिन शाइनी मेटालिक लेयर नेक्स्ट टू द स्किन विच रिफ्लेक्ट्स द बॉडीज रेडिएशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या है, मतलब एनर्जी लॉस हम कुछ ऐसा करना चाहिए कि एनर्जी लॉस हमारा कम से कम हो। तो इस एनर्जी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम लाइक नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं उसके अलग से हम क्या पहन सकते हैं, ये मॉडर्न आर्कटिक क्लोथिंग है। और इस ये जो मॉडर्न क्लोथिंग होती है आर्कटिक क्लोथिंग जिसे बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक थिन शाइनी मेटेलिक लेयर होती है, ठीक है। मतलब जैसे अभी हमने थर्मस बॉटल का एग्जांपल पढ़ा था, वहां पर सिल्वर की एक लेयर थी अंदर की तरफ, तो वैसे ही आजकल कुछ कपड़े आते हैं जिसे हम आर्टिक क्लॉथिंग कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक शाइनी मेटेलिक लेयर होती है जो क्या करती है, हमारी बॉडी से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसको वापस मतलब एमिट हो रही होती है उसको वापस रिफ्लेक्ट करके हमारी बॉडी की तरफ भेज देती है, सो दैट कि हमारी जो बॉडी है वो गर्म रह पाए, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया। तो इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब ये लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसे जल्दी से देख लो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी चीज अगर हायर टेम्परेचर पे है वो जब ठंडी होती है यानी कि हीट जब उसमें से रिलीज होती है
तो वो हीट रिलीज जो हो रही होती है, यानी कि वो चीज ठंडी जब होगी, कूल डाउन जब होगी, तो वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट हॉट वाटर और मिल्क वेल लेफ्ट ऑन अ टेबल बिगिंस टू कूल। जब हम कोई गर्म चीज रखते हैं, जैसे गर्म पानी हो गया या गर्म दूध हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली इट अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है कहाँ पहुंच जाएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। टू स्टडी हाउ स्लो और फास्ट अ गिवन बॉडी कैन कूल ऑन एक्सचेंजिंग हीट विद इन द सराउंडिंग, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये जो भी फॉलोइंग एक्टिविटी दी है, या आप जो है खुद से इसको पढ़ लेना, मैं आपको बस ये बता दे रहा हूँ। एक तो पहले ये ग्राफ देख लो। ग्राफ यहाँ पर ये आपको एक टी डिग्री मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है कि टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है सेल्सियस में, और ये आपको टाइम दिया है। तो यहाँ पर अगर आप कोई गर्म बॉडी रखते हो, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर की जो वैल्यू थी वो मान लो यहाँ पर थी 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो आपने क्या करा, एक कप में पानी रखा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अभी मान लो यहाँ पर टाइम जो है हमारा कितना है, लगभग 0 है। टाइम जो है मान लो कितना है, 0 मिनट है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे इधर की तरफ टाइम बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डाउन आती जा रही है। मान लो यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5 मिनट हो गई, और यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू मान लो यहाँ पर कितनी आ गई, 60 डिग्री सेल्सियस के पास आ गई। तो कहने का मतलब है कि ये ग्राफ जो आपका बन रहा है वो आपको दिखा क्या रहा है कि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रख लेना कि ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर लगभग कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो जैसे ही ये जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इसका 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी मतलब आ जाएगा, तो ये फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद ये पैरेलल लाइन बन जाएगी इसके। मान लो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर ये कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा क्योंकि अब कौन सी कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इस वजह से ये जो ग्राफ है वो आपका ऐसा बनता है। ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन इन्फर हाउ द कूलिंग ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ इट्स टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग। You will also notice that initially the rate of cooling is higher and decreases as the temperature of the body falls. तो ये वाली लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, यानी कि कोई भी चीज जो है वो ठंडी कितनी तेजी से हो रही है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस आपका कितना ज्यादा है। इनिशियली क्या होता है, जब चाय बहुत गर्म होती है या पानी बहुत गर्म होता है, तो वो पहले बहुत तेजी से ठंडा हो रहा होता है और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी कि इनिशियली क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है वो हाई होता है और धीरे धीरे वो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, घटने लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस पे। मान लो आपका इनिशियली टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है वो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, टी सराउंडिंग जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, और आपने जो कप में पानी लिया है वो आपका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 25 यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। और 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 25 ही है, लेकिन यहाँ पर जो कप का टेम्परेचर है वो कितना हो गया, मान लो 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस केस में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री सेल्सियस आ गई। तो कहने का मतलब है यहाँ पर डेल्टा टी ज्यादा है, यहाँ पर डेल्टा टी कम है। तो जब डेल्टा टी ज्यादा होता है तो कूलिंग फास्टर होती है, जब डेल्टा टी कम होता है तो कूलिंग आपकी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बताया, और इसी के बेसिस पर हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला आता है, हम ये कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, जिसे आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो। क्यू का मतलब क्या है, हीट। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हमें बताता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी के। डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट उतना ज्यादा। ठीक है, डेल्टा टी जितना कम उतनी कूलिंग आपकी स्लो होगी। तो इस पर आपका डिपेंड करता है, और यहां से जब आप ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के, और डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल जब है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट क्या मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, तो के कांस्टेंट आपको मिल गया, और यहां से आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो T2 टेम्परेचर है ये आपका कम है, और ये जो T1 टेम्परेचर है वो ज्यादा है। यानी कि अगर कोई कप में जो पानी था वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ये आपका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, और फाइनली मान लो कूलिंग के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर हम जब डेल्टा टी निकालते हैं वो क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। कभी भी किसी का डेल्टा निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल यहाँ पर कितना, 70, और 100 इनिशियल कितना, 100। तो ये कितना आ गया, माइनस आ गया, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से ये जो आपका डी क्यू बाई डी टी इसके आगे माइनस साइन लगा है।
ठीक है, तो ये जो है आपका इस वजह से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये माइनस साइन लगा हुआ है। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट, तो के जो है ये आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, ये एरिया पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा। अब एरिया पे क्यों डिपेंड करेगा, मान लो आप गर्म पानी ले रहे हो, उसको आप एक कप में रख दो और उसको आप एक प्लेट में रख दो, तो प्लेट में जब आप रखोगे तो वो आपका जल्दी ठंडा होगा, और कप में रखोगे तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और दूसरा नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस है कैसा उसका। ठीक है, अब उसके आगे इन्होंने बोला है कि अगर मान लो ये जो बॉडी है उसका मास m है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s ले लेते हैं एट टेम्परेचर T2, तो लेट T1 बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अगर T1 हमने टेम्परेचर सराउंडिंग का ले लिया, एंड इफ द टेम्परेचर फॉल्स बाय ए स्मॉल अमाउंट dT2 इन टाइम dt, देन द अमाउंट ऑफ हीट लॉस इज गिवन बाय dq इज इक्वल टू ms इनटू dt। ठीक है, तो ये वाला जो है फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, dq इज इक्वल टू ms इनटू डेल्टा t, हमने कल पढ़ा था, कल या परसों पढ़ा था। ठीक है, जहां पे आपका स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में हम क्या लिख लेते हैं, ये आपका चेंज इन हीट को लिख लेते हैं। तो यहां से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अगर आप निकालोगे तो dq बाई dt जो है वो आपका इतने के बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ आपने क्या करा, dt से डिवाइड कर दिया, और ये जब आप करोगे तो यहां पर जो है आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस एम एस डी टी टू बाई डी टी इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन। तो ये जो आपने करा, मतलब यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड में ये जो डी क्यू बाई डी टी है, आपको ये पता है जो ये डी क्यू बाई डी टी है वो आपका किसके बराबर है, इसके बराबर भी है ये। तो डी क्यू बाई डी टी की ये वाली वैल्यू जो आपने क्या करी, इस वाली इक्वेशन में रख दी, तो आपको राइट साइड में क्या मिल गया, के टी टू माइनस टी वन मिल गया। और ये सब इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये जो है ये मिल जाता है आपको, मतलब फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें लाइक कुछ शायद बाउंड्री कंडीशन वगैरह लगाई है, तो टी टू की वैल्यू आपको ये मिल जाती है। ओके, तो ये इसको फॉर्मूला को देख लेना, बाकी जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो बस आपका इतना ही है ये चैप्टर, और बस ये एग्जांपल देख लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं समझ आएगा तो आप कल पूछ लेना। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है अभी? कल जो है मैं आपको वो, आज मैं आपको इसकी वर्कशीट भेज दूंगा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो कर लेना, और कल जो है हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज पहले से ही नोट डाउन करके लेना कि हाँ मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, वरना फिर खाली बैठे रहते हो जब क्वेश्चन नहीं करके लाते। तो क्वेश्चन कर लेना और फिर कल इसके डाउट्स करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, शाम को मिलते हैं।